नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत-बहुत स्वागत है ऊर्जा कंज़र्वेशन, एनर्जी कंज़र्वेशन और हमारा जो ऊर्जा प्रबंधन यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट के इस वीडियो के दूसरे भाग में जहाँ पे हमने ख़त्म किया था उनसे आगे की बात करते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो के अंदर जान चुके हैं कि हम कैसे घरों में और फैक्ट्रियों में ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, और मैंने आपको 2-3 उदाहरण भी बताए। 3 उदाहरणों के थ्रू हमने जाना कि हमें जितने साइज़ की मशीन चाहिए उतने साइज़ की मशीनें खरीदनी चाहिए, ओवर साइज़ मशीनें नहीं लेनी चाहिए। और हमें अगर हमारे कुछ बदलाव हुए हैं प्लांट में या घरों में, कुछ चेंज हुए हैं, तो हम उसके आधार पर देखना चाहिए कि हमारी ऊर्जा की खपत कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है। इसी तरीके से अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा टेस्टिंग करने का तरीका सही है कि नहीं है, जो कि हमने तीसरे केस स्टडी में देखा था हमारे इस ऊर्जा प्रबंधन के हिंदी के वीडियो के पहले भाग में। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये जो एक अगला एनर्जी ऑडिट था, ये एक फैक्ट्री में मैं गया था अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो मेरे साथी थे उनके साथ। तो मैंने वहाँ पे जाके पाया कि जो उनका फोरमैन था वो तो बहुत समझदार लग रहा था, जानकार आदमी लग रहा था, लेकिन वहाँ पे जो फ्यूल फर्नेस ऑयल जलाया जा रहा था बॉयलर में, वो सही तरीके से नहीं जल रहा था, और जो उसकी चिमनी थी वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं बाहर जा रहा था। और जब हमने उसके अंदर नाप के देखा तो वहाँ पे पता चला कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी ज़रूरत से ज़्यादा जा रही थी। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों को थोड़ा ऑड लगा कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। तो मैंने उस फैक्ट्री के जो फोरमैन से बात की कि भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला था, मैंने मालिक से बोला था मेरा जो तनख्वाह है वो 1,000 रुपये बढ़ा दो। वो बढ़ाते नहीं और मैं अपना काम ढंग से करता नहीं, तो जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो मैंने उसको बोला कि देखो, जो तुम कर रहे हो वो तुम हो सकता है अपनी जगह पे ठीक हो या गलत हो, वो तुम्हारी और तुम्हारे मालिक के बीच की बात है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात जो तुम्हें समझनी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने उसको बोला कि देखो, जो तुम्हारा चिमनी, फैक्ट्री की चिमनी में से धुआं बाहर निकल रहा है वो हवा में गया। हवा में जाने के बाद में वो चारों तरफ फैल गया। अगर तो बहुत तेज़ हवा चल रही है तो वो बाहर दूर चला गया, लेकिन हवा अगर धीरे धीरे चल रही है तो वो थोड़ी देर के लिए ऊपर गया और फिर वापस आके नीचे आके बैठ गया। और आपका जो परिवार रहता है, आपके जो मित्र वगैरह रहते हैं, वो तो रहते हैं फैक्ट्री के आसपास, तो वहाँ पे तो ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा असर करेगा। और जो आपके फैक्ट्री के मालिक हैं, जिनकी वजह से आप उनसे बदला लेने के लिए उनकी फैक्ट्री में ढंग से काम नहीं कर रहे हो, सही तरीके से फ्यूल को नहीं जला रहे हो, वो रहते हैं 30-40 किलोमीटर दूर, और वो फैक्ट्री में भी आते हैं तो हफ्ते में एक दिन होंगे उनकी और भी फैक्ट्री हैं। तो नुकसान किसका हुआ, आपका या आपके मालिक का। अब उसके समझ में आया। अब उसने कहा, सर हाँ मेरी समझ में आया कि मेरे जो पिताजी हैं वो हर वक्त खांसते रहते हैं, मेरे बच्चों को भी खांसी होती रहती है। तो मैंने बोला, आप आज से तुरंत इस चीज़ को बंद करो, सही तरीके से चलो, और अपने मालिक से तुम अपनी तनख्वाह के बारे में बात करो। पर वो तनख्वाह के बारे में बात करना एक अलग चीज़ है, और ये अलग चीज़ है कि आप फ्यूल को वेस्ट करो। तो यानी कि इस केस से हमें क्या शिक्षा मिली कि अगर हम कहीं ऊर्जा की फालतू खपत कर रहे हैं तो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, और जो वातावरण में हम नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हम सबको ही पहुंचने वाला है। जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो के पहले भाग में बता चुका हूँ कि धरती के ऊपर हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में अगर यही सब चलता रहा। अब जो उससे अगली केस स्टडी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक फैक्ट्री थी जहाँ पे कि उन्होंने बिजली बनाने के लिए अपने जनरेटर लगाए हुए थे, और वो जो जनरेटर थे उन्होंने स्क्रैप में कहीं पुराने जगह से खरीदे थे, और वो बहुत बड़े बड़े जनरेटर थे। लेकिन उन जनरेटरों में से जो हवा जा रही थी बाहर, जो फ्यूल धुआं जा रहा था, वो 600 डिग्री टेम्परेचर पे जा रहा था। लेकिन जो जाने की ज़रूरत होती है वो तो 120 130 के आसपास होना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि बहुत पुरानी मशीन है जो कि हमने स्क्रैप में खरीदी थी, हमें बहुत सस्ती पड़ रही है, तो हमने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो फिर हमने उनको एक रिपोर्ट बना के दी कि अगर आप ये जो 600 की जगह पे अगर आप 150 के आसपास भी टेम्परेचर ले आते हैं, तो वो 450 के आसपास जो आपका टेम्परेचर के ऊपर जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, जो धुआं लेके जा रहा है हवा में, उसको आप उसकी बचत कर सकते हैं। कैसे, वेस्ट हीट बॉयलर एक मशीन होती है जिसमें कि जो हवा धुआं जो जा रहा है उसकी जो गर्मी होती है उसको पानी में डाल ले जाते हैं, पानी उसकी गर्मी को ले लेता है और उससे भाप बनती है। और भाप से, क्योंकि उस फैक्ट्री के अंदर फर्नेस ऑयल जला रहे थे, तो उनके समझ में ये बात आ गई कि अब इस फर्नेस ऑयल को हम, ये जो भाप बनी है इससे गर्म करेंगे। जबकि इससे पहले क्या हो रहा था कि वो उस फर्नेस ऑयल को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे बिजली, तो वो बिजली की जगह पे उन्होंने भाप से गर्म करने का विचार बना लिया, और ये करने की वजह से उनके बहुत सारे पैसों की बचत हुई। और एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें ध्यान में रखनी है कि ऊर्जा की बचत एक बार नहीं होती, वो हमेशा के लिए होती है, और ऑल द टाइम टू कम। उसको बोलते हैं रैकरिंग, यानी कि बार बार होती रहने वाली बचत। तो अगर आप घर में अपने बचत करते हैं, अगर आप अपने फैक्ट्रियों में, दुकानों में और होटलों में, बिल्डिंगों में बचत करते हैं, तो वो बचत हमेशा हमेशा के लिए होती रहेगी। आप वातावरण के लिए अच्छा कर रहे हैं, आपका पैसा बचता है,
और आपके स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, आपको एक खुशी मिलेगी। मैं आपको अभी इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि खुशी कैसे मिलती है एक स्टेप का अच्छा काम करने के लिए। अब अगली जो केस स्टडी है, एक बहुत बड़े केमिकल प्लांट के बारे में जिनका अपना पावर हाउस लगा हुआ था, और जो उन फैक्ट्री का काम कुछ ऐसा था कि वो बाहर से बिजली खरीदने से उनका काम नहीं चल पाता था, तो इसलिए उन्होंने अपना पावर प्लांट लगाया हुआ था। उसको कैप्टिव पावर प्लांट बोलते हैं, यानी कि खुद का अपना बिजली घर। तो उस फैक्ट्री के अंदर जब हम एनर्जी ऑडिट करने के लिए गए, तो हमें हमारे साथियों ने बहुत बोला कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में जो इसका कि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, उसके अंदर आप कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन मैंने बोला नहीं, हम ठीक है, हम कोशिश करेंगे, सफलता मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो हम वहाँ पे एनर्जी ऑडिट करने के लिए गए। तो एक सबसे बड़ी जो हमें खराबी उसमें ये मिली कि उस फैक्ट्री का अपना एक टाउनशिप था, जिसमें कि उनके एम्प्लॉयज़, उनके जो कामगार, ये सब लोग रहते थे, अधिकारी वगैरह। तो वहाँ पे जो मोटरें लगी थी, उनमें से कुछ मोटरों का हमें पावर फैक्टर 0.2 मिला, जबकि जो बिजली की साथ संबंधित जानकारी वाले लोग हैं वो जानते हैं कि पावर फैक्टर 0.8 या 0.85, यानी कि 0.8 या 0.85 के आसपास होना चाहिए। तो 0.8 की जगह पे कितना था, 0.2। तो इससे बहुत ज़्यादा फालतू उनकी बिजली की खपत हो रही थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने ढूंढी। लाइट कहाँ पे वेस्ट हो रही है, मोटरों में कहाँ पे वेस्ट बिजली की खपत फालतू हो रही है, वो सब करके हमने 15 दिन तक काम करने के बाद, बहुत बड़ा प्लांट था, और उनकी हमने टाउनशिप जहाँ पे अधिकारी, कर्मचारी, वर्ग, कामगार रहते थे, उन सब के अंदर कुल मिला के हमने 500 किलोवाट की ऊर्जा की बचत की संभावना ढूंढ निकाली। तो इसके बाद में जब हमने सोचा कि 500 किलोवाट बिजली बच सकती है, तो हम पावर हाउस में गए। पावर हाउस में जाके बाई चांस की, मतलब ये चांस की बात है कि उस फैक्ट्री में मैं काम कर चुका था पहले। तो मैंने उस कंपनी के जो पावर प्लांट के हेड थे, जो उसमें काम कर रहे थे, उनसे बोला कि जिनके अंदर मैंने काम भी किया था, जिनके अंतर्गत, तो मैंने उनको बोला कि हमने 500 किलोवाट बिजली बचाने का तरीका ढूंढा है फैक्ट्री के अंदर। जब वो 500 किलोवाट कम खपत करेगी फैक्ट्री, तो 500 किलोवाट कम पावर हाउस में बिजली बनानी पड़ेगी, तो उससे पैसे बचेंगे। तो उन्होंने बोला भी देखो, बहुत अच्छी बात है, तुम लड़कों लोगों ने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन उस मेहनत का एक भी पैसा बचने वाला नहीं है। तो मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि जो स्टीम टरबाइन हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, उनके अंदर एक भी पैसे की बचत होने वाली नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा स्टीम टरबाइन के बारे में बता देता हूँ। स्टीम टरबाइन एक मशीन समझ लीजिए, जिसके अंदर कोयला या फर्नेस ऑयल, भट्टी का तेल जो होता है वो जलाया जाता है, या और भी कोई ऐसा फ्यूल हो सकता है। उसको जला के बॉयलर के अंदर भाप बनती है, स्टीम, और वो भाप जो है वो टरबाइन के अंदर जाती है, टरबाइन को घुमाती है, और टरबाइन के साथ जनरेटर होता है। जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर भी घूमता है, उससे बिजली बनती है जनरेटर के अंदर। तो ये जो मशीन थी, उस मशीन के अंदर उन्होंने मुझे चेक करके बताया कि 500 किलोवाट अगर आप बचा भी लेते हो, कम भी बिजली आप खपत करते हो, तो भी कुछ एक भी पैसा बचने वाला नहीं है। तो हम इस चीज़ से बहुत निराश हुए, और निराश होने के बाद में हम सोच रहे थे क्या करें। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं और ढूंढूं इस बारे में कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या वास्तव में ये बात सही है, कुछ गलत है। तो मेरे और जो एक पुराने बॉस थे, मैं उनके पास गया था मिलने के लिए। उनसे मैंने बात की कि ऐसे ऐसे हमारी 15 दिन की मेहनत के ऊपर पानी फिर गया, और कुछ भी एक पैसे की बचत होने वाली नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बचत तो होगी, 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें चेक करके बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे चेक करके बताया कि बचत तो 60 लाख रुपए की नेचुरल गैस की हो रही थी। वो क्यों हो रही थी, वो उन्होंने हमें कारण बताया। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा। दूसरी, अब जो मशीनें वहाँ पे जिसके बारे में उन्होंने बताया था, वो तो गैस टरबाइन। गैस टरबाइन में क्या होता है कि गैस, जो नेचुरल गैस है, वो जलती है, उसको जलाने से वो तेज़ी से टरबाइन को घुमाती है, गैस टरबाइन बोलते हैं उसको। वो टरबाइन जो है वो जनरेटर को घुमाता है, और जनरेटर में बिजली बनती है। तो जो काम भाप के टरबाइन घुमाने से बिजली बन रही थी, अब यहाँ पे गैस के जलाने से टरबाइन घूम रहा है और बिजली बन रही है। तो ये फ़र्क था दोनों मशीनों में। तो जो मेरे दूसरे वाले एक्स बॉस थे, इन्होंने जो बात बताई कि गैस टरबाइन के अंदर जलने का तरीका कुछ अलग है, मशीन कुछ अलग है, तो इन दोनों मशीनों का अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग बर्ताव है। तो इस बर्ताव को जानने के लिए एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक कर्व। जो करेक्टरिस्टिक कर्व, उसमें क्या होता है कि जैसे जो थोड़ा सा साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे, डालते जाएंगे वैल्यूज़ किस किस की, कितना फ्यूल लगा, कितना हमने ऊर्जा की खपत की, और यहाँ से हमारे पास वाई एक्सिस पे हम नोट करेंगे कि कितनी हमारी ऊर्जा बनी, उससे कितनी हमने खपत की और कितनी ऊर्जा हमने बनाई। तो जब हम इनको देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं कर्व सा बन जाता है, उसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक कर्व। तो करेक्टरिस्टिक कर्व जो स्टीम टरबाइन का अलग था, गैस टरबाइन का अलग था। दोनों के करेक्टरिस्टिक कर्व अलग होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा बचत हो रही थी, वहाँ पे बचत नहीं हो पा रही थी 500 किलोवाट के साथ। तो जब ये बात सब लोगों को पता चली, तो सब लोगों को बहुत खुशी मिली, और हर कोई बहुत खुश हुआ इस बात को जान के कि जो हम सोच रहे थे कि कुछ नहीं बचत होगा, निराश हो गए थे, वो तो इतनी ज़्यादा बचत हो रही थी। जब ये बात
उस फैक्ट्री के जो प्रबंधन था उनको पता चली। फिर जब उन्होंने अपने कंपनी के जो हेडक्वार्टर था वहाँ पे ये सारी बातें बताई, तो ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर पूरी और भी इसकी मिलती जुलती फैक्ट्रियों में बात फैल गई कि अगर गैस टरबाइन लगाई जाए तो उससे इतना अच्छा फ़ायदा हो सकता है। एक और फ़ायदा इसमें ये हुआ कि लोगों को ये पता चल गया कि ऊर्जा की खपत कम करने से भी पैसा बचाया जा सकता है, जबकि पहले लोग सोच रहे थे कि पैसा बचने ही वाला नहीं है। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि गैस टरबाइन कम पॉल्यूशन कर रहे थे, तो कम प्रदूषण करने की वजह से वातावरण के लिए अच्छा हो गया। और सब कुल मिला के उनको ये भी पता चला कि जो रख रखाव होता है वो गैस टरबाइन में कम होता है, जबकि रख रखाव ज़्यादा होता है किसमें, स्टीम टरबाइन में। तो इसके लिए कुल मिला के ये ज़्यादा फायदे की चीज़ साबित हो रही थी। तो ये जब चीज़ पता चली तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई, और ये हमारी जो सफलता थी ये चारों तरफ फैल गई, और इससे हम लोगों को बहुत खुशी मिली, मुझे, मेरी टीम को। इसी तरीके से जो पिछला मैंने केस बताया जिसमें कि वो फ्लू गैस हवा में 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जा रही थी, और उसको जो गर्मी थी उसको हमने स्टीम टरबाइन के स्टीम वेस्ट हीट बॉयलर के थ्रू में से बचाने के लिए तरीका निकाला। तो उससे वहाँ के प्रबंधन इतना खुश हुआ कि उन्होंने हमारी कंपनी में लिख के एक लेटर भेजा कि देखो, एक इंडियन इंजीनियर जो है उन्होंने इतना अच्छा काम किया, जबकि बाहर के विदेशों से हम इतने सारे लोगों को बुलाते रहते, कंसल्टेंट्स को, वो आए, वो देखा, लेकिन ये चीज़ तो वो भी नहीं पकड़ पाए। तो ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे ऊर्जा को बचत करने के लिए, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। क्या? पहली बात, चाहिए, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे आपकी फैक्ट्री में, बिल्डिंगों में, होटलों वगैरह में। पहली बात, आपका पैसा बचेगा। दूसरा बात, प्रदूषण बचेगा। तीसरी बात, जब आप बचाना शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलती है, तो आप और ज़्यादा ढूंढेंगे और कहाँ वेस्टेज हो रही है और कहाँ बचत की जा सकती है। तो ये सब करते करते आपको एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब आपको लगेगा यस आई कैन डू इट, मैं ज़रूर कर सकता हूँ। और जब आपको ये भरोसा हो जाएगा तो ना तो इंजीनियर होना ज़रूरी है, ना कुछ होना ज़रूरी है, आपको सिर्फ एक ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इंजीनियर लोग, टेक्निकल लोग हैं, फैक्ट्रियों के लिए एनर्जी ऑडिटर हैं बताने के लिए। तो आप ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने लिए और अपने समाज के लिए, पूरी धरती के लिए, इस धरती माता के लिए जिसके ऊपर हम सब जिंदा रहते हैं। तो मैं आपको अब एक अपना संदेश देना चाहता हूँ। जो हमारे देश में एनर्जी ऊर्जा लगती है और जो पैसा खर्च होता है किसी भी चीज़ को बनाने में, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लेवल 1 की तकनीक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाहर के देशों में लेवल 2 या लेवल 3 की टेक्नोलॉजी या तकनीक इस्तेमाल की जाती है। हमारी टेक्नोलॉजी अभी थोड़ा कम लेवल पे है। इसके अलावा अगर लोग जो काम कर रहे हैं, अगर या जो हम अपने घर में हैं, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम अच्छी बचत कर सकते हैं। 10% तो एनर्जी की, ऊर्जा की बचत हम कर ही सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और ध्यान दें, कुछ और तरीके निकालें, तो हम उसके द्वारा हम और भी ज़्यादा बचत कर सकते हैं। 10 से 20% की बचत की जा सकती है। अपने फ्रिजों के अंदर फालतू सामान मत रखो, अपने घरों में फालतू बिजली मत जलाओ, चौड़े बर्तन का पैंदा ही इस्तेमाल करो घरों में। और अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो टाइम से ब्रेक लगा लो, हवा में टायर सही रखो। तो ये तो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर ही सकते हो। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी, अपने यहाँ पे भी ये सब कर सकते हो। तो आप अच्छे तरीके से खपत कर पाओगे बिजली की, ऊर्जा की, और देश के लिए, अपने लिए, सब लोगों के लिए अच्छा करके चले जाओगे। आज ही शुरुआत करो, ऊर्जा की बचत करो, पैसा बचाओ और दूसरों से ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाओ। और जो आपको भरोसा आएगा अपने ऊपर, यस मैंने किया, मैं कर पा रहा हूँ, तो आपको जो एक खुशी मिलेगी वो खुशी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे ये बात करके। मैं हूँ डॉक्टर राकेश जैन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए। ओके, बाय।